नमस्कार, वॉइस ऑफ नेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महिला सुरक्षित तो देश सुरक्षित, और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा आज भारत देश के लिए अहम चुनौती बना हुआ है, और वो मुद्दा है महिला सुरक्षा का। जी हां, आज हम बात करेंगे इसी अहम मुद्दे की और आपको बताएंगे कि जिस देश को हम महिला प्रधान देश बनाने के दावे और वादे करते हैं, उन दावों में आखिरकार कितना वजन है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी महिला आयोग से समीना शफीक जी। और लेकिन कार्यक्रम को शुरू करें, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी धीरज मिश्रा और तुफैल रजा की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। मदर टेरेसा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स, ये भारत की ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखते ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, भला ऐसे नामों से जुड़ने का मौका किसी किस्मत वाले देश को ही मिलता है, और वो किस्मत वाला देश भारत है। लेकिन जरा रुकिए। मेरी प्यारी निशानी, मेरी राजो, मेरी पारो, सुन तो तेरी कहानी। मेरी लाडो होगी इंदिरा, दुनिया नाज करेगी, नारी की तो शक्ति होगी, नारी की प्रतिमा। मेरी राजो, मेरी पारो, सुन तो एक तस्वीर और है जिसे देखकर, सुनकर, जानकर, समझकर, अपनाकर हमारी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। जी हां, हम बात महिला सुरक्षा की कर रहे हैं। तो बात कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज किसी भी कोने को उठाकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि आज महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसी बीच सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। जी हाँ, चौंकिए मत, हम आज इस बात को सिद्ध करके दिखाएंगे। महिला सुरक्षा में सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो सिर्फ इसीलिए रोज अत्याचार सहती हैं क्योंकि उसने गरीब तबके में जन्म लिया है। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो आए दिन अपनी ससुराल में दहेज को लेकर अत्याचार सहती है। उनकी क्या गलती है? सिर्फ इतनी कि वो गरीब है, जिसका फायदा उठाते हैं लड़की के ससुराल के लोग और करते हैं उस महिला का शोषण। इसके बदले वो महिला सब कुछ सहती है, कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सब कुछ देखती है। वो लोग उस महिला को डराते हैं, मारते हैं, हर तरह की यातनाएं देते हैं। जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता तब तक उसे जिंदा रखते हैं। जब महिला कुछ नहीं दे पाती तो उसे जिंदा जलाने में जरा सा भी नहीं हिचकती। तो ऐसे में सवाल उन लोगों पर उठना लाजमी है जो बहुओं को सिर्फ इसीलिए जान से मार देते हैं क्योंकि वो उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती। दहेज को लेकर आए दिन खबरें आती हैं कि ससुराल के लोगों ने दहेज के चलते बहू को जान से मार दिया। ये बातें तो आज हमारे समाज के लिए आम सी हैं। आलम तो अब ये है कि ससुराल में अगर बहू लड़की को जन्म दे दे
तो उसकी देखभाल करने की बजाय उस नन्ही सी जान को बेटे के लालच में मारने से भी नहीं डरते। यहाँ हम सवाल पूछते हैं उन परिवारों से, आखिर वो बेटे के लालच में क्यों और कब तक बेटियों को मौत की भेंट चढ़ाते रहेंगे। ऐसे में सवाल उन बेटियों के जीवन पर भी उठता है कि क्या गरीब घर में जन्म लेना आज के समाज में गुनाह है। अगर इस तरह का अत्याचार महिलाओं पर होता रहा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब महिलाओं का अस्तित्व ही इस समाज से खत्म हो जाएगा। आज की महिला या बहू बेटी सिर्फ दहेज प्रथा से पीड़ित नहीं है, वो पीड़ित है समाज के उन लोगों से जो महिला को बस हवस की भावना से देखते हैं, बस उसकी इज्जत को तार तार करने में लगे रहते हैं। आज हर जगह, चाहे वो महिला हो या फिर एक युवती, सभी का यही हाल है। चाहे वो घर में हो या घर से बाहर, हर तरफ एक ही तस्वीर नजर आती है। हम बस इतना ही कहेंगे, अगर आप इस तरह की यातनाएं झेल रहे हैं तो अत्याचार मत सहो। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो इस तरह की यातनाएं सहती है तो उसे भी जागरूक करो। मत सहो अत्याचार, आवाज उठाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि बिना महिला सुरक्षा भारत देश नहीं हो सकता सुरक्षित। तुफैल रजा के साथ धीरज मिश्रा, टीम वॉइस ऑफ नेशन। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए महिला आयोग से समीना शफीक भी जुड़ रही हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले पर और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ दहेज प्रथा से लेकर बलात्कार के मामले में सही और एक का सुगम जो तरीका हो सकता है इनसे बचने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है कि किस तरीके से, जिस तरीके से अगर हम बात करें इन मामलों की और खास तौर पर जिन मामलों में दहेज प्रथा का मामला आता है, इससे किस तरीके से बचा जाए और महिलाओं को इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अगर मानसिकता बदलने की बात है तो मानसिकता बदलती है दो चीज़ों से। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो शिक्षा है। जब तक हम अपनी शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। सिर्फ लेना नहीं, देना भी अपराध है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि माँ बाप देने के वक्त तो बहुत आतुरता दिखाते हैं और उसके बाद जब लड़की प्रताड़ित होती है तब वो परेशान होते हैं कि हमने इतना दहेज दिया, उसके बाद भी परेशानी हो रही है। एक दूसरा जो कमोडिफिकेशन आजकल हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है हर चीज का। आप टेलीविजन उठाइए, मीडिया उठाइए, प्रिंट मीडिया उठाइए, जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उसमें से कम 50% जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में शादी को कमोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो घर पेंट करना हो तो अच्छी शादी के लिए घर पेंट करेंगे तो पेंट का डब्बा खरीद लीजिए। ज्वेलरी अगर खरीदनी है तो लड़की को दान दहेज देना है तो ज्वेलरी खरीदिए। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए टीवी, फ्रिज और सोफा का, इसमें चाहिए क्योंकि आपको लड़की को दहेज देना है तो उसमें आपको इतनी % छूट मिल जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं मानसिकता बना रहे हैं समाज की कि ये सामान आपको चाहिए क्योंकि आपको दहेज देना है। तो दहेज देने वालों के प्रति एज वेल एज दहेज लेने वालों के प्रति हमें थोड़ा अपनी जो सोच है उसको मीडिया के माध्यम से बताना पड़ेगा कि ये कितना भयंकर अपराध है। एक दूसरा, अगर कोई लड़की प्रताड़ित होती है दहेज को लेकर तो भारत में कानून बहुत सख्त है दहेज प्रथा को लेकर। मगर ये जरूरी है कि जिस समय दहेज लिया जा रहा है या जिस समय दहेज दिया जा रहा है उस समय उसकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाए, जिससे कि ये पता हो कि ये सामान लिया गया है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में क्या होता है, लड़की कहती है कि नहीं हमने इतना लिया है, लड़का पक्ष कहता है इतना नहीं मिला, तो इसका कहीं ना कहीं कोई प्रूफ नहीं रह जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि लिस्ट बने, और लिस्ट बनेगी तो प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि दहेज देना भी अपराध है, लेना ही अपराध नहीं है। तो जहाँ पर लड़की वाले अपनी कमियां छुपाने के लिए लिस्ट नहीं बनाते क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाद में गिफ्ट देने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं मगर गिफ्ट में दहेज में बहुत बड़ा अंतर है। आप किसी को इतना ज्यादा लालच में भर देंगे दहेज दे देकर समय समय पर डिमांड भरते, तो जाहिर सी बात है बाद में इसका जो खामियाजा है वो लड़की को ही भुगतना है। बलात्कार एक, अगर हम बात करें, बड़ा विषयाप माना जाता है। इससे जिस तरीके से क्या मानसिकता बदलने की जरूरत है और क्या कड़ी सजा का प्रावधान इसका एक बचने का उपाय हो सकता है। सजा का प्रावधान अब इससे कठोर आप क्या करेंगे?
निर्भया के इंसिडेंट के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जो कानून में बदलाव आया, मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा सख्त बदलाव की जरूरत है। बदलाव दो चीजों की जरूरत है। एक जरूरत है कि हमारी जो हो रहे हैं उनके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए, जहां पर समयबद्ध तरीके से उन केसेस का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 8-8, 10-10 साल दौड़ते हुए कोर्ट कचहरी में अगर आपको न्याय मिल भी रहा है तो उस न्याय की कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए मैक्सिमम 1 साल के अंदर केसेस का निपटारा होना चाहिए। तो जुडिशियल जो प्रक्रिया है हमारी, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो एडजर्नमेंट्स होती हैं कोर्ट्स में, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया तय करनी पड़ेगी, कि क्योंकि एडजर्नमेंट्स कभी कभी बहुत सिली रीजंस के होते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएं तो आप देखेंगे कि और जो विक्टिम होती है उसको पता भी नहीं होता कि वो उस चीज को एक्सपेडाइट कैसे कराए। दूसरी बात जो है वो बेसिकली फिर वही मानसिकता बदलने वाली बात है, क्योंकि आप कानून कितने भी बदल दीजिए, अगर समाज की मानसिकता नहीं बदल रही है तो कैसे चलेगा। और मानसिकता बदलने के लिए हमारे जो जिम्मेदार समाज के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनको जो अपने खासतौर से जो स्टेटमेंट्स हैं जो वो मीडिया में देते हैं या जो वो अलग अलग भाषणों में देते हैं, उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इससे ऊपर आने के लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में भी बदलाव लाना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत शमीना जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर मानसिकता बदलने की जरूरत है, चाहे अगर हम बलात्कार की बात करें या फिर दहेज प्रथा की बात करें। अगर लोगों की मानसिकता बदलेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराध रुकेंगे। एक शायर की ये 2 लाइनें हैं जिनके द्वारा सभी महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। ये खामोश जिंदगी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जी हाँ, इस शायरी में उन महिलाओं के लिए संदेश है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में निर्बल और असहाय नजर आती है। इस संसार की उत्पत्ति में महिला का अहम योगदान है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि दुनिया की उत्पत्ति का सारा श्रेय सिर्फ महिलाओं को जाता है। बिना नारी के संसार की हर एक सीढ़ी अधूरी है। अक्सर देखा भी जाता है कि जब कोई मनुष्य तरक्की करता है तो हम कहते हैं कि उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी की मान्यता है एक ही है, जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। तभी तो आज आए दिन महिलाओं की दिशा और दशा देश में बुझते चिराग की तरह हो गई है। देश की आजादी के 67 साल हो गए हैं। 68वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए जनता को मेक इन इंडिया का नारा दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि देश को आगे ले जाना है। महिला सुरक्षा पर भी मोदी ने कहा कि बेटी से हम ये हर वक्त पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्या काम है, पर क्या हम उन बेटों से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो और वापस कब आओगे? हम नहीं पूछते, क्योंकि वो लड़का है। लेकिन इस देश में बलात्कार करने वाला भी किसी का बेटा ही होता है। मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है।
उसके भी तो कोई न कोई माँ बाप है। क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ माँ बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही। इन 67 सालों में देश ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की है। जो देश कभी अपने गांव के लिए जाना जाता था, वो अब तरक्की करके बड़े ही तेजी से शहर में तब्दील हो रहा है। आज देश के पास गगनचुंबती इमारतें हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसी हाईटेक सिटी भी है। जितनी रफ्तार से इन मामलों में देश ने तरक्की की, उतनी ही रफ्तार से देश ने महिलाओं के साथ हो रही वारदातों में भी तरक्की की है। आज भारत की आबादी 125 करोड़ है, लेकिन 125 करोड़ की आधी आबादी मतलब महिलाएं, जो इस देश में असुरक्षित हैं। महिलाओं का दौर बहुत ही बुरे हाल में है। जहां देखिए महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, कहीं मर्डर, कहीं दहेज उत्पीड़न, कहीं लुटती आबरू और बिकती इज्जत ही सामने दिखाई पड़ती है। जहां देखिए बस महिलाओं की आबरू को तार तार किया जा रहा है। रूल्स ऐसे रेगुलेशन होने चाहिए कि लोग अपने आप इतना घबरा जाए, काम उठे करने से पहले 100 बार सोचें। ऐसी कोई जमापनी नहीं जो दिल के जख्म कर सके। लूटी हुई तो तुम कैसे कोई वापस ला सके? अपना सरकार का मुआवजा तसल्ली का। अभी तो हाल ही में देश को 29वां राज्य मिला है, लेकिन उससे पहले राज्य का कोई शहर, नगर या कोई कस्बा उठा लीजिए तो साफ हो जाता है, महिलाओं की बस एक ही तस्वीर नजर आती है, बस लुटती असमत और आबरू। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस माँ, बेटी, बहन, बहू को देश कभी इज्जत की नजर से देखता था, आज वही महिलाओं को मारना, पीटना और उनकी इज्जत को जूती तले रौंदा जा रहा है। क्या देश की बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है? जिस माँ, बेटी, बहन और बहू को हर मजहब ने सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया, चाहे वो माँ मरियम हो या फिर माता सीता ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खौफनाक वारदात की जिसे देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। हर कोई उस बेटी के लिए न्याय की मांग करने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जिसकी 2 नाबालिग बेटियों को बलात्कार कर उन्हें फांसी लगाकर पेड़ पर टांग दिया गया, जिसके बाद पीड़ितों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन कोई उनसे जाकर पूछे कि क्या सिर्फ 5 लाख देने से उन माँ बाप को अपनी बेटी की इज्जत वापस मिल सकती है? और ऊपर से नेताओं के बयान कहीं न कहीं उन पीड़ित परिवारों के जख्म हरे करने का काम करते हैं। बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। कानून वैसे अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। और आपको प्रचार करना चाहिए। बताइए, कानपुर में जो कंट्रोल रूम हमने बनाया, किसी प्रदेश सरकार ने बनाया होगा ऐसा? जब राज्यों की सत्ताधारी ऐसे बयान देते हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। जहन में बस एक सवाल उठता है, आखिर कब रुकेगा, कब थमेगा ये बलात्कार का सिलसिला? आखिर कब बेटी बिना डर के अपना जीवन जी सकेगी? जी हाँ, देखते हैं महिला सुरक्षा पर कुछ और महिलाओं की राय। से निकलते समय या बाहर सड़क पे आते समय यही डर रहता है कि आज हम लोग सही सलामत घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं कि आप बाहर जाके जॉब ना करें। मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखता नहीं। 2 दिन वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, जेंट्स घुसे हुए होते हैं, फीमेल्स कंपार्टमेंट में आते वक्त बदतमीजी की हो रही, धक्का मुक्की हो रही, एक ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, टच कर रहे हैं। हर जगह लड़के, बस हो या फिर कोई भी जगह हो, हर जगह छेड़खान होती है। लड़कियां सूट में हो चाहे जीन्स में हो तो उनके उनकी गंदी नजर रहती है हमेशा लड़कियों पे।
बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ भी बस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन सवाल उठाए जाते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आंकड़ों में सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 2 साल में राजधानी में 639 बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें निर्भया कांड से तो पूरा देश शर्मिंदा हो गया। कैसे उस बेटी के साथ चलती बस में 6 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। हद तो दिल्ली में तब पार हो गई जब 6 साल की मासूम से बलात्कार जैसी घटना सामने आई। आंकड़ों में भारत की आर्थिक राजधानी भी वारदातों में दिल्ली से पीछे नहीं है, जैसे मानो चूहे बिल्ली की रेस हो रही हो। जी हाँ, बीते 2 साल में मुंबई शहर में 614 बलात्कार के मामले सामने आए हैं, जिसमें फोटो पत्रकार मामला भी उनमें से एक है। हद तो तब हुई जब इस घटना के 2 महीने बाद ही शक्ति मिल गैंगरेप सामने आया, जिसमें एक टेलीफोन ऑपरेटर से उसी मिल में गैंगरेप जैसी हैवानियत सामने आई थी, जो कि फोटो पत्रकार के साथ की गई थी। भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर में जब महिला पत्रकार सुरक्षित नहीं तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक आम महिला मुंबई शहर में कितनी सुरक्षित होगी। आंकड़ों में देखें तो 2001 में बलात्कार के मामले 16,075 थे, जो 2012 तक बढ़कर 24,923 हो गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश की राजधानी बहन बेटियों के लिए महफूज है? क्या भारत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महिला के लिए सुरक्षित है? ये सवाल दिल्ली से लेकर मुंबई तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जिस तरह से महिलाओं के साथ वारदातें बढ़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए सवाल उठने लगा है कि क्या इस देश में बहु बेटियों की इज्जत की रखवाली की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर कब हम सर उठाकर कह सकेंगे कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? तुफैल रजा के साथ धीरज मिश्रा, टीम वॉइस ऑफ नेशन। जी हाँ, वॉइस ऑफ नेशन की इस मुहिम का मकसद सिर्फ इस देश की जनता को जागरूक करना है, क्योंकि बिना महिला सुरक्षा के हम विकसित भारत की नींव कभी नहीं रख सकते। हम जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को भी इस नेक काम में मदद करें। तभी हमारी मुहिम महिला सुरक्षित तो देश सुरक्षित सफल हो पाएगी। और जाते जाते आपको छोड़कर जाते हैं सत्यमेव जयते के खास गीत के साथ, बेखौफ आजाद जीना है मुझे। नमस्कार। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है
नर हम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है तंग, पाँवों पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।